रात के 10:30 बज रहे थे। तान्या खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठी थी। वो अपने ज़रूरी नोट्स रात में 11 बजे के बाद ही तैयार करती थी। रात में गली सुनसान हो जाती थी। कभी कभार तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के अलावा कोई शोर नहीं होता था। तान्या के कमरे का एक दरवाज़ा बनारस की एक संकरी गली में खुलता था। मकान मालकिन ऊपर की मंजिल पर रहती थी। वे विधवा थी। उनकी इकलौती बेटी अपने पति के साथ इलाहाबाद में रहती थी। नीचे छात्राओं को देने के लिए 3 छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। 2 कमरों के दरवाजे घर के अंदर गलियारों में खुलते थे। उन दोनों कमरों में भी छात्राएं रहती थीं। दरवाज़ा बाहर की ओर खुलने का एक फ़ायदा ये था कि तान्या को किसी वजह से बाहर से आने में देर हो जाती थी तो मकान मालकिन की डांट नहीं सुननी पड़ती थी। तान्या पढ़ाई कर ही रही थी कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो किसी अनजाने डर से सिहर उठी। उसे लगा कोई गली का लफंगा तो नहीं। वैसे आज तक ऐसा नहीं हुआ था। रात 10 बजे के बाद गली की ओर खुलने वाले दरवाजे को किसी ने नहीं खटखटाया था। कभी कभार बगल वाली छात्राएं कुछ पूछने के लिए साइड वाला दरवाज़ा खटखटा देती थी। उन दोनों से तान्या सीनियर थी, इसलिए वे भी रात में ऐसा कभी कभार ही करती थीं। पर जब तान्या दरवाज़ा खोलो, मैं मधु की आवाज़ सुनाई पड़ी तो तान्या ने दरवाजे की दरार से झांककर बाहर देखा। ये मधु थी, उसके बगल के गांव की एक सहेली। मैट्रिक तक दोनों साथ साथ पढ़ी थी। बाद में तान्या बनारस आ गई थी। बीए करने के बाद बीएचयू की लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेने के लिए वो एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रही थी। मधु बगल के कस्बे में ही एक कॉलेज से बीए करने के बाद घर बैठी थी। पिता उसकी शादी करने के लिए किसी नौकरी करने वाले लड़के की तलाश में थे। अरे तुम इतनी रात गए, कहाँ से आ रही हो? हैरान होते हुए तान्या ने पूछा। बताती हूँ, पहले अंदर तो आने दे। कुछ बदहवास और चिंतित मधु आते ही बेड पर बैठ गई। एक गिलास पानी तो ला, बहुत प्यास लगी है, मधु ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। ऐसा लग रहा था मानो वो दौड़ कर आई थी। तान्या ने मटके से पानी निकालकर उसे देते हुए कहा, गलियां अभी पूरी सुनसान नहीं हुई हैं, वरना अब तक तो इस गली में कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं। फिर उसने मधु की ओर एक प्लेट में बेसन का लड्डू बढ़ाते हुए कहा, पहले कुछ खा ले, फिर पानी पीना, लगता है तुम दौड़ कर आ रही हो। मधु ने लड्डू खाते हुए कहा, इतनी संकरी गली में कमरा लिया है कि तुम्हारे यहाँ तो कोई पहुँच भी नहीं सकता। ये तो मैं पिछले महीने ही आई थी, इसलिए भूली नहीं, वरना जाने इतनी रात को अब तक कहाँ भटकती रहती। पहले मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहना चाहती थी, पर अगल बगल में कोई ढंग का नहीं मिल रहा था, महंगा भी बहुत था। ये बहुत सस्ते में मिल गया। यहाँ बहुत शांति रहती है, इसलिए इम्तिहान की तैयारी के लिए सही लगा, बस आ गई। अगर मेरा एडमिशन बीएचयू में हो जाता है तो आगे से वहीं हॉस्टल में रहूँगी। अच्छा अब तो बता, कैसे आई हो? इतना बड़ा बैग, लगता है काफ़ी सामान भर रखा है इसमें। कहीं जाने का प्लान है क्या? तान्या ने पूछा। हाँ बताती हूँ, अब एक कप चाय तो पिला, मधु बोली। खाना खाया है या बनाऊँ? लेकिन तुमने खाना कहाँ से खाया होगा? घर से सीधे आ रही हो या? खाना तो नहीं खाया है, मौका ही नहीं मिला, लेकिन रास्ते में एक दुकान से ब्रेड ले ली थी। अब इतनी रात को खाने की चिंता छोड़, ब्रेड चाय से काम चला लूँगी मैं, मधु ने कहा। चाय और ब्रेड खाने के बाद मधु की थकान तो मिट गई थी, पर उसके चेहरे पर अब भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थी। मधु बोली, तान्या तुम्हें याद है जब हम लोग 9th क्लास में थे, तब सौरभ नाम का एक लड़का 10वीं क्लास में पढ़ता था। वही लंबी नाक वाला, गोरा, सुंदर, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था। हाँ, जिसके पीछे कई लड़कियां भागती थीं और जिसके पिता की मार्केट में गहनों की बड़ी सी दुकान थी। तान्या ने याद करते हुए कहा। हाँ वही, पर बात क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो? वही तो मैं बता रही हूँ, वो 2 बार मैट्रिक में फेल हुआ तो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर दुकान पर बैठा दिया। पिछले साल मेरे भैया की शादी थी,
माँ भाभी के लिए गहनों का ऑर्डर देने जाने लगी तो साथ में मुझे भी ले लिया। मैं गहनों में बहुत मीन मेख निकाल रही थी, इसलिए उसके पिता ने गहने दिखाने के लिए सौरभ को लगा दिया। तभी उसने मुझसे पूछा, तुम मधु हो ना? मैंने कहा, हाँ, पर तुम कैसे जानते हो? उसने बताया, भूल गई क्या? हम दोनों एक ही स्कूल में तो पढ़ते थे। मैं उसे पहचानती तो थी, लेकिन जानबूझकर अनजान बन रही थी। फिर उसने मेरी ओर देखा तो शर्म से मेरी आंखें झुक गई। उस दिन गहनों के ऑर्डर देकर हम लोग घर चले आए। फिर एक हफ्ते बाद माँ के साथ मैं भी गहने लेने दुकान पर गई थी। माँ ने मुझसे कहा था, दुकानदार का बेटा तुम्हारा परिचित है, तो दाम में कुछ छूट करा देना। मैंने कहा, अच्छा माँ, मैं उसको बोल दूंगी। पर दाम उसके पिताजी ने लगाए। उसने पिता से कहा तो दाम कुछ कम हो गया। घर आने पर मालूम हुआ कि भाभी के लिए जो सोने की अंगूठी खरीदी गई थी वो नाप में छोटी थी। माँ बोली, मधु, कल अंगूठी ले जाकर बदलवा देना, मुझे मौका नहीं मिलेगा, कल कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैं दूसरे दिन जब दुकान पर पहुंची तो सौरभ के पिताजी नहीं थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, आओ मधु, बैठो, आज क्या ऑर्डर करना है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ये अंगूठी बदलवानी है, भाभी की उंगली में नहीं आ पाएगी, नाप में बहुत छोटी है। वो बोला, कोई बात नहीं, इसे तुम रख लो, भाभी के लिए मैं दूसरी अंगूठी दे देता हूँ। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, बड़े आए देने वाले, दाम तो कम नहीं कर सकते, मुफ्त में देने चले हो। ये सुनकर वो बोला, कल पिताजी मालिक थे, आज मैं हूँ, आज मेरा ऑर्डर चलेगा। सचमुच ही उसने वही किया जो कहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अंगूठी वापस नहीं ली। भाभी के नाप की वैसी ही दूसरी अंगूठी भी दे दी। मैंने घर वापस आकर माँ से डरते डरते कहा, इसको वापस लेने से इनकार कर दिया माँ। ये सुनकर माँ ने कठोर आवाज में पूछा, किसने? उस छोकरे ने या उसके बाप ने? मैंने कहा, उसके पिताजी नहीं थे, आज वही था। माँ ने कहा, अंगूठी निकाल दे, कल मैं लौटा आऊंगी। बेवकूफ़ लड़की, तुम नहीं जानती, ये सुनार का छोकरा तुझ पर चारा डाल रहा है, उसकी मंशा ठीक नहीं है, अब आगे से उसकी दुकान पर मत जाना। माँ की बात मुझे बिल्कुल नहीं सुहाई। पिछली बार जब मैं उसकी दुकान पर गई थी तब तो दाम कम करवाने के लिए उसी से पैरवी करवा रही थी। अब जब इतना बड़ा उपहार उसने अपनी इच्छा से दिया तो नखरे कर रही हैं। सच कहूँ तान्या, माँ के इस बर्ताव से मेरा सौरभ के प्रति और झुकाव बढ़ गया। उस दिन के बाद से मैं उसकी दुकान पर जाने का बहाना ढूंढने लगी। एक दिन मौका मिल ही गया। बड़े वाले जीजाजी घर आए थे। माँ ने जब भाभी के लिए खरीदे गए गहनों को दिखाया तो वे बोले, सुनार ने वाजिब दाम लगाया है, मुझे भी उपहार में देने के लिए एक अंगूठी की ज़रूरत है। सलहज की उंगली का नाप आपके पास है ही, इससे थोड़ी अलग डिज़ाइन की अंगूठी मैं भी उसी दुकान से ले लेता हूँ। माँ ने कहा, मधु साथ चली जाएगी, दुकानदार का लड़का इसका परिचित है, कुछ छूट भी कर देगा। माँ ने अंगूठी लौटाने वाली बात को जानबूझकर छिपा लिया था। वे नहीं चाहती थी कि मुझ पर किसी तरह का आरोप लगे। मेरी शादी के लिए बाबूजी किसी नौकरी वाले लड़के की तलाश में थे। दूसरे दिन जीजाजी के साथ जब मैं उसकी दुकान पर पहुंची तब सौरभ किसी औरत को अंगूठी दिखा रहा था। मुझे देखते ही वो मुस्कुराया और बैठने का इशारा किया। जब जीजाजी ने अंगूठी दिखाने को कहा तो उसके पिताजी ने उसी की ओर इशारा कर दिया। तभी कोई फ़ोन आया और उसके पिताजी बोले, 2-3 घंटे के लिए मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, ये लोग पुराने ग्राहक हैं, इनका ध्यान रखना। ये सुनकर सौरभ के चेहरे पर मुस्कान थिरक गई। वो बोला, जी बाबूजी, मैं सब संभाल लूँगा। जीजाजी ने एक अंगूठी पसंद की और उसका दाम पूछा। मैंने कहा, ये मेरे जीजाजी हैं। मेरा इशारा समझकर सौरभ ने कहा, फिर तो जो आप दे दें मुझे मंजूर होगा। जीजाजी ने बहुत कहा, लेकिन वो एक ही रट लगाए रहा, आप जो दे देंगे मैं ले लूँगा। आप लोग पुराने ग्राहक हैं, आप लोगों से क्या मोल भाव करना। जीजाजी धर्म संकट में थे। उन्होंने अपना डेबिट कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा,
अब मैं भी मोलभाव नहीं करूँगा। आप जो दाम भर देंगे मैं स्वीकार कर लूँगा। खैर, जीजा जी ने जो सोचा था उससे कम दाम उसने लगाया। उसने हम लोगों के लिए मिठाई मंगवाई और जब जीजा जी हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की ओर गए तो वही पुरानी अंगूठी मुझे जबरन थमाते हुए बोला, अब फिर मत लौटाना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। जीजा जी ना देख लें इसलिए मैंने जल्दी से उस अंगूठी को लेकर छिपा लिया। उस दिन के बाद से हम दोनों मौका निकालकर चोरी छिपे एक दूसरे से मिलते रहे। सौरभ से मालूम हुआ कि उसके पिताजी ने पिछले साल उसकी शादी एक अमीर लड़की से दहेज के लालच में करा दी थी। लड़की तो सुंदर है लेकिन गूंगी बहरी है। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। माँ का देहांत हो चुका है। पिता ने अपनी जायदाद लड़की के नाम कर दी है। शहर में एक 3 मंजिला मकान भी उसके नाम पर है। उस मकान से हर महीने अच्छा किराया मिलता है। रुपया पैसा उसी के अकाउंट में जमा होता है। पिताजी ने भी गहनों की ये दुकान उसके नाम कर दी है। तान्या, सौरभ मुझ पर इतना पैसा खर्च करने लगा कि मैं उसी की होकर रह गई। यानी तुमने अपना शरीर भी उसे सौंप दिया? तान्या ने हैरान होते हुए पूछा। क्या करती? कई बार हम लोग होटल में मिले। कोई न कोई बहाना बनाकर मैं सुबह निकलती और उसके बुक कराए होटल में पहुंच जाती। शुरू में तो काफ़ी हिचकिचाई, पर बाद में उसके आग्रह के आगे झुक गई। फिर? तान्या ने पूछा। फिर क्या, मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचने लगी। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि कुछ दिनों बाद वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और मुझसे शादी कर लेगा। और तुम्हें विश्वास हो गया? उसने शपथ लेकर कहा है। मुझे विश्वास है कि वो धोखा नहीं देगा। अब बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई हो? तान्या ने पूछा। 1 हफ्ता पहले जीजाजी आए थे। उन्होंने बाबूजी के सामने एक लड़के का प्रस्ताव रखा। लड़का एक सरकारी दफ्तर में है, लेकिन बचपन से ही उसका एक पैर खराब है, इसलिए लंगड़ा कर चलता है। वो मुझसे बिना दहेज के शादी करने को तैयार है। बाबूजी तैयार हो गए हैं। माँ ने विरोध किया तो कहने लगे, एक पैर ही तो खराब है, सरकारी नौकरी है, उसे कई रियायतें भी मिलेंगी। जब माँ भी तैयार हो गई तो मैंने मुंह खोला, पर उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हें तो नौकरी मिली नहीं, अब मुश्किल से नौकरी वाला एक लड़का मिला है तो जुबान चलती है। लेकिन बात ये नहीं थी। किसी ने माँ के कान में डाल दिया था कि मेरा सौरभ से मिलना जुलना है। माँ को तो उसी समय शक हो गया था जब मैं अंगूठी बिना लौटाए वापस आ गई थी। इधर सौरभ मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ खरीदता रहता था। अब घर में क्या क्या छिपाती मैं? कोई न कोई बहाना बनाती, पर माँ का शक दूर नहीं होता। वे भी चाहती थीं कि किसी तरह जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए ताकि समाज में उनकी नाक न कटे। माँ का मुझ पर भरोसा नहीं रहा था। उन्होंने मुझे गांव से बाहर जाने की मनाही कर दी। उधर बाबूजी ने जीजाजी के प्रस्ताव पर हामी भर दी। लड़के ने मेरा फोटो और बायोडेटा देखकर शादी करने का फैसला मुझ पर छोड़ दिया। बिना मुझसे सलाह किए माँ बाबूजी ने अगले महीने मेरी शादी की तारीख भी पक्की कर दी है। माँ बाबूजी का ये रवैया मुझे नागवार लगा, इसलिए मैं सौरभ से इस बारे में बात करना चाहती थी। मैं उसके साथ कहीं भाग जाना चाहती थी। बहुत मुश्किल से किसी तरह दवा लाने का बहाना करके मैं गांव से निकली। फ़ोन पर सौरभ को सारी बातें बताई। उसने कहा कि मैं रात में बनारस पहुंच जाऊं, सुबह वहीं से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। उसने रिजर्वेशन भी करा लिया है। उसका एक दोस्त वहां रहता है। मुझे दोस्त के पास रखकर वो वापस लौट आएगा, फिर पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगा। ओह, तो तुम मुंबई जाने की तैयारी करके आई हो? तान्या ने पूछा। हाँ मधु, तुम समझदार हो, इसलिए तुमको मैं समझा तो नहीं सकती। और फिर अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक सभी को है, पर हम आपस में इस बारे में बात तो कर ही सकते हैं जिससे सही दिशा मिल सके और तुम समझ पाओ कि जाने अनजाने में तुमसे कोई गलत फैसला तो नहीं हो रहा है। बोल तान्या, समय कम है, मुझे सुबह निकलना भी है। ये तो मुझे भी एहसास हो रहा है
कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, पर मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। मधु की चिंता उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। अच्छा मधु, सौरभ के पिता से गहनों की कीमत में छूट कराने के लिए तुम्हें सौरभ से कहना पड़ा था ना? हाँ, सौरभ से तुम्हारी जान पहचान भी नहीं थी। सिर्फ इतना ही कि तुम्हारे साथ सौरभ भी एक ही स्कूल में पढ़ता था। हाँ, सौरभ के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। काफ़ी सारा पैसा उसके बैंक अकाउंट में है, जिसे खर्चने के लिए उसे अपने पिता की इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भी सही है। सौरभ की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। गूंगी बहरी होने के चलते अपनी पत्नी को वो पसंद नहीं करता था। कहीं न कहीं उसके मन में किसी दूसरी सुंदर लड़की की चाह थी। तुम्हारी बातों में सच्चाई है तान्या, कई बार उसने ऐसा कहा था। लेकिन तुम जिरह बहुत अच्छा कर लेती हो। देखना, तुम बहुत अच्छी वकील बनोगी। वो खुद जवान और सुंदर है, और तुम भी उसकी सुंदरता की ओर खिंचने लगी थी। ये भी सही है। फिर अब तो तुम मानोगी कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारी शारीरिक सुंदरता उसे अपनी ओर खींच रही थी, और पहली ही झलक में उसने तुम में अपनी हवस पूरी होने की इच्छा की संभावना तलाश ली होगी। और जब तुमने उसकी सोने की महंगी अंगूठी स्वीकार कर ली, तब वो पक्का हो गया कि अब तुम उसके जाल में आसानी से फंस सकती हो। फिर वही हुआ। अपने पैसे का उसने भरपूर इस्तेमाल किया और तुम पर बेतहाशा खर्च किया, जिसके नीचे तुम्हारा विवेक भी मर गया। तुम्हारी समझ कुंठित हो गई और तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धन गंवा दिया, जिसे कुंवारापन कहते हैं। मधु के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। बोल तान्या, अपने मन की बात खुलकर मेरे सामने रख। मधु ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। मधु, अब जिस सुख के लिए मर्द शादी तक का इंतजार करता है, वही उसे उसके पहले ही मिल जाए और उसे ये विश्वास हो जाए कि अपने पैसों से तुम्हारे जैसी लड़कियों को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो अपनी पत्नी को तलाक देने और दूसरी से शादी करने का झंझट क्यों मोल लेगा? फिर वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी पत्नी की बदौलत ही उसके पास इतनी दौलत है, और उसे तलाक देते ही उसको इस जायदाद से हाथ धोना पड़ जाएगा। मुकदमे का झंझट होगा सो अलग। मुझे तो लगता है तुम किसी बड़ी साजिश का शिकार होने वाली हो। तुमसे उसका मन भर गया है। अब वो तुम्हें अपने दोस्त को सौंपना चाहता है। नहीं नहीं, अचानक मधु के मुंह से चीख सी निकली। पर इस सब में सिर्फ सौरभ ही कसूरवार नहीं है, तुम भी हो। तुमने क्या सोचकर अंगूठी अपने जीजाजी और माँ से छिपाई? जीजाजी के सामने ही क्यों नहीं कहा कि सौरभ ये अंगूठी तुम्हें उपहार में दे रहा है? माँ को भी क्यों नहीं बताया कि लाख मना करने पर भी सौरभ ने अंगूठी वापस नहीं ली? अगर तुमने ऐसा किया होता तो फिर सौरभ समझ जाता कि उसने गलत जगह अपनी गोटी डाली है, और वो आगे बात ना बढ़ाता। जवानी और पैसे के लालच में तुम्हारी मति मारी गई थी। तुम गलत को सही और सही को गलत समझने लगी थी। तुम्हारी माँ गहनों में छूट चाहती थी। हर ग्राहक की चाहत सस्ता खरीदने की होती है। उनकी भी थी, लेकिन वे नाजायज कुछ नहीं चाहती थी। उन्होंने धूप में अपने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। उनको सौरभ की अंगूठी देने के पीछे की मंशा पता चल गई थी, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी थी। अब तुम्हारी शादी जिस लड़के से तय हुई है, तुम उससे बात करती, उसके स्वभाव, व्यवहार और चरित्र का पता लगाती। अगर पसंद नहीं आता तो साफ इनकार कर देती। ये एक सही कदम होता। इसके लिए कई लोग तुम्हारी मदद में आगे आ जाते। तुम्हारा आत्मविश्वास बना रहता और मनोबल भी ऊंचा रहता। मधु बोली, एक गिलास पानी पिला तान्या, अब मैं समझ गई हूँ। कल घर वापस लौट जाऊंगी। माँ से बोल दूंगी। आगे की पढ़ाई समझने के लिए मैं तान्या के पास आई थी। माँ पूछेंगी तो तुम भी यही कह देना। तान्या ने कहा, कल सुबह मैं चाची को फ़ोन करके बता दूंगी। सौरभ को तुम अभी बोल दो। अभी वो सोया भी नहीं होगा, बनारस आने की तैयारी में लगा होगा। उससे कहो कि मैं अब गांव वापस लौट रही हूँ। माँ बाबूजी का दिल दुखाना नहीं चाहती,
तुम्हारा घर तोड़कर किसी की आह नहीं लेना चाहती। मुझे पूरा भरोसा है कि सौरभ खुश होगा कि बला उसके सिर से टली। तान्या ने सच ही कहा था। सौरभ अभी जाग रहा था और उसने थोड़ी देर पहले ही मुंबई वाले अपने दोस्त से कहा था, यार अब इस बला को तुम संभालो, वो सुंदर है, खर्च करोगे तो तुम्हारी हो जाएगी। जब मन भर जाएगा तो कुछ देकर उसके गांव वाली ट्रेन में बिठा देना। अब मुझे एक दूसरी मिल गई है। मधु ने सौरभ को फोन किया तो सौरभ ने एक छोटा सा जवाब दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं रिजर्वेशन कैंसिल करा देता हूँ। मधु का मन अब थोड़ा हल्का था। तान्या अब एक काम और कर दे, कल क्यों आज ही घर पर फोन कर दे। अभी रात के 12 बजे हैं, माँ बाबूजी बहुत चिंतित होंगे। मैं चुपके से यहाँ आ गई हूँ। अच्छा मैं बोलती हूँ। तान्या मधु की माँ को समझा रही थी। चिंता ना करें आंटी जी, मधु मेरे पास आ गई है, वो आगे पढ़ना चाहती है। आपने उसको घर से निकलने पर बंदिश लगा दी थी ना, इसलिए। हाँ गलती उसकी है, उसे बताकर निकलना चाहिए था। अच्छा प्रणाम, मधु अभी सो गई है, कल सुबह बात कर लेगी। फोन कट गया। मधु को अपने किए पर बेहद पछतावा तो था, पर आगे साजिश में फंसने से बच जाने का सुकून भी था। साथ ही अपनी सहेली तान्या पर गर्व भी था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।